वो डिक्रीज़ हो जाएंगे जिस तरह। और दूसरा क्या होगा, जो एराकिडोनिक एसिड में चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से लिकोट्रीन वगैरह उसके रिसेप्टर भी नहीं बनेंगे। इसके अंदर क्या आता है, फ्लूटाकेसोन और आपके ब्यूटीसोनाइड आता है। ये फास्फोलाइपेज A2 को इनिबिट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह एराकिडोनिक एसिड नहीं बनता है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जो फ्लूटिकेसोन और ब्यूटीसोनाइड है, ये बेसिकली इनिबिट कर देता है किस चीज़ की सिंथेसिस को, तमाम किस्म के साइटोकाइंस की इनिबिट कर देता है। दूसरा ये आपके न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी चेन को, न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी को आपको इनिबिट कर देता है। और न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी ये क्या करवाती है, नॉर्मली ये इन्फ्लामेशन करवा रही होती है, ये उसको इनिबिट कर देता है। दूसरा ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनिबिट करता है जो क्या करवा रहता है, वो जो आपकी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, उसको इनिबिट कर देते हैं। और आपको पता है, और दूसरा ये दूसरी भी किसी किस्म के इन्फ्लामेटरी एजेंट्स हैं उनको इनिबिट कर देता है। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा ये बेसिकली क्या है, ये आपका पोटेंट साइटोकाइन है जो आपकी इन्फ्लामेशन करवाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ जो इनहेल्ड या ऑरल ग्लूकोकार्टिकॉइड है, इसको हम क्रोनिक अस्थमा में यूज़ करते हैं। जब हम इसको ऑरल ग्लूकोकार्टिकॉइड या इनहेल्ड ग्लूकोकार्टिकॉइड्स को करवाते हैं, इसकी वजह से किस चीज़ का चांसेस बढ़ जाता है, आपके ओरल थ्रश होने के चांसेस बढ़ जाता है, यानी कैंडियासिस का। तो इसको बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्पेसर यूज़ करते हैं, या इसको हम एवरी टाइम जब भी हम इसको ग्लूकोकार्टिकॉइड्स ऑरल को यूज़ करेंगे तो हम इसके यूज़ करने के बाद क्या माउथ को वॉश करेंगे, ठीक है, ताकि हमें ओरल थ्रश कैंडियासिस वगैरह ना हो सके। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है उसका मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है, जिसके अंदर टायोट्रोपियम और इप्राट्रोपियम आते हैं। ये बेसिकली मस्करेनिक रिसेप्टर आपके जो एसिटाइलकोलिन है एंटी, जहाँ पे लिखा हुआ देखें एंटी मस्करेनिक, ये बेसिकली मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन को इनिबिट करते हैं। दूसरा जिसकी वजह से आपको पता नॉर्मली एसिटाइलकोलिन क्या करवा रही थी, ये आपकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देती है। जब इसको इनिबिट करेंगे तो आपकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है। जिसके अंदर आपको लिखा हुआ यहाँ पे, इसके अंदर क्या आती है, टायोट्रोपियम आती है और इप्राट्रोपियम। ये बेसिकली उसने बोला कि मस्करेनिक रिसेप्टर उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा ये आप बेसिकली आपकी जिसकी वजह से आपकी एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगी, जिसकी वजह से ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, प्रिवेंट हो जाएगी। और इसको हम COPD में भी यूज़ करते हैं। दूसरा इसी लिखा हुआ जो टायोट्रोपियम है ये लॉन्ग एक्टिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी ल्यूकोट्रीन्स, जिसके अंदर हमें मोंटेलुकास्ट, सफिरुलकास्ट और जिल्यूटन आता है। सबसे पहले हम जिल्यूटन को डिस्कस करेंगे। उसको सबसे पहले देखेंगे कहाँ कहाँ पे एक्ट करते हैं। देखें जो आपको पता है एराकिडोनिक एसिड से क्या बन रहा था, कॉक्स बन रहा था। दूसरा पाथवे क्या था, 5-लिपोऑक्सीजनेस। अब जो जिल्यूटन है ये बेसिकली यहाँ पे एक्ट करता है। ये बेसिकली एराकिडोनिक एसिड को 5-लिपोऑक्सीजनेस में कन्वर्ट नहीं होने देता, जिल्यूटन इसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से लिकोट्रीन प्रोड्यूस नहीं होगी। जब लिकोट्रीन प्रोड्यूस नहीं होगी क्या होगा, आपकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। नंबर 1 चीज़। दूसरी यहाँ पे देखें जो लिकोट्रीन का रिसेप्टर क्या था, सिस-LT1, इसको सिस-LT1 भी बेसिकली क्या करवा रहा था, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा रहा था। जो बेसिकली यहाँ पे इसके रिसेप्टर को हम ब्लॉक करेंगे। और उसके लिए 2 पाकिस्तान में फेमस ड्रग है, जिसके नाम क्या है, मोंटेलुकास्ट, जिसे बोंटिका के नाम से आती है या मोंटिकेट के नाम से आती है। दूसरी हमारे पास क्या है, जफरीलुकास्ट। अब इसके मैकेनिज्म को पढ़ लेते हैं। जो मोंटेलुकास्ट और जफरीलुकास्ट, उसने बोला कि ये लिकोट्रीन का रिसेप्टर है, सिस-LT1 उसको ब्लॉक करती है। और ये स्पेशली अगर पेशेंट को एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा हो रहा है या एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा हो रहा है उसके लिए बेस्ट होती है। दूसरा हमारे पास क्या है, जिल्यूटन, ये बेसिकली 5-लिपोऑक्सीजनेस को इनिबिट करती है। और आप बेसिकली ये क्या करवाती है, एराकिडोनिक एसिड को आपको लिकोट्रीन्स में कन्वर्ट नहीं होने देती। और दूसरे हेपेटोटॉक्सिक होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंटी IgE मोनोक्लोनल थेरेपी। इसके अंदर हमारे पास कौन सी ड्रग्स है, उमेलिजुमैब। देखें उमेलिजुमैब, जो उमेलिजुमैब है बेसिकली कहाँ पे ज़्यादा बाइंड करती है, ये आपके जो अनबाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन E है उसके साथ बाइंड कर देती है। जो अनबाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन E होती है उसके साथ बाउंड करती है, ठीक है। और नॉर्मली आपको पता है मैस्ट सेल के ऊपर IgE पड़ी होती है। जो IgE का कौन सा रिसेप्टर होता है, मैस्ट सेल पे FC रिसेप्टर होता है। जब ये अनबाउंड IgE के साथ बाउंड कर जाती है तो ये बेसिकली IgE को नॉर्मली उसका जो FC रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड नहीं होने देती, उसको इनिबिट कर देती है, जिसकी वजह से मैस्ट सेल है उसकी डीग्रेनुलेशन नहीं होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ उमेलिजुमैब बेसिकली क्या करती है, जो सीरम IgE होता है उसके साथ बाइंड करती है, जिसकी वजह से ये बाइंडिंग ब्लॉक द बाइंडिंग, यानी FC रिसेप्टर होता है जो इम्यूनोग्लोबुलिन E का, उसके साथ इसको कंबाइन नहीं होने देती, जिसकी वजह से मैस्ट सेल की डीग्रेनुलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से आपका हिस्टामिन रिलीज नहीं होता। यूजली हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, एलर्जिक अस्थमा में यूज़ करते हैं। और जिसके अंदर एलर्जिक अस्थमा में IgE का लेवल क्या होता है, आपको इंक्रीज़ मिलता है। और ये हम कब यूज़ करते हैं, अगर हम पेशेंट को इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म बीटा-2 एगोनिस्ट एक्टिंग दे रहे हैं, वो दोनों काम नहीं कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग क्या होगी, एंटी IgE मोनोक्लोनल थेरेपी वाली ड्रग हम देंगे।
सबसे पहले हम इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रोमोन्स, जिसमें हमारे पास क्या है क्रोमोलाइन। तो क्रोमोलाइन बेसिकली क्या होता है, इसको मैस्ट सेल का स्टेबलाइजर भी कहते हैं। ये बेसिकली मैस्ट सेल की डीग्रेनुलेशन नहीं होने देता, ठीक है। ये आपकी बेसिकली मैस्ट सेल की डीग्रेनुलेशन नहीं होगी तो आपका ल्यूकोट्रीन्स, हिस्टामिन, इंटरल्यूकन आपके इनिबिट हो जाएंगे, रिलीज नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमोलाइन बेसिकली क्या मैस्ट सेल की डीग्रेनुलेशन नहीं होने देता, और जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा अक्यूट अस्थमा की सिम्टम्स नहीं आती है, और ये हम रेयरली बहुत कम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है मिथाइलजेंथीन, जिसके अंदर हमारे पास कौन सी ड्रग आती है, थियोफाइलिन आती है। थियोफाइलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको पहले बता दिया। थियोफाइलिन बेसिकली आपके एडिनोसिन को इनहिबिट करती है, और नॉर्मली एडिनोसिन बेसिकली ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा रही होती है, उसको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से एडिनोसिन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं करवा पाती। दूसरा ये थियोफाइलिन बेसिकली क्या करवाती है, जो 5 फास्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनिबिटर है उसको इनिबिट कर देती है, क्योंकि आपको पता है फास्फोडाइएस्ट्रेज E4 बेसिकली क्या करवाता है, ये बेसिकली साइक्लिक AMP है, उसकी हाइड्रोलाइसिस करवा देता है, लेकिन ये बेसिकली फास्फोडाइएस्ट्रेज को इनिबिट कर देती है, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP पे कोई फर्क नहीं पड़ता और ब्रोंकोडाइलेशन होती है, ठीक है। अब देखें मिथाइलजेंथीन को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली थियोफाइलिन है, ये बेसिकली आपकी ब्रोंकोडाइलेशन करवा देती है। ब्रोंकोडाइलेशन कैसे करवाती है, ये फास्फोडाइएस्ट्रेज है उसको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में साइक्लिक AMP इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से। और दूसरा ये क्या करवाती है, साइक्लिक AMP की हाइड्रोलाइसिस को डिक्रीज कर देती है। क्योंकि इसका जो नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है, ये बेसिकली फास्फोडाइएस्ट्रेज 4 को भी इनहिबिट करती है, ठीक है। अब इसका लिमिटेड यूज़ होता है, क्योंकि इसका जो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स है वो नैरो होता है। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इसके जो स्मॉल मार्जिन होता है इसकी टॉक्सिसिटी और यूज़ में, ठीक है। इसको बोलते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स, नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, यानी स्मॉल मार्जिन बिटवीन द इफेक्टिव डोज एंड टॉक्सिक डोज। और इसकी वजह से कौन सी टॉक्सिसिटी हो सकती है, एक तो कार्डियोटॉक्सिसिटी हो सकती है, दूसरा हमारे पास क्या न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी ये आपके ब्रेन और आपके हार्ट के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये मेटाबोलाइज किससे हो रही थी, बाय साइटोक्रोम P45 से। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ जो मिथाइलजेंथीन, ये आपके एडिनोसिन के एक्शन को ब्लॉक करती है, वो आपको मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैकेनिज्म है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है फास्फोडाइएस्ट्रेज E4 इनहिबिटर, जिसके हमारे पास क्या है रोफ्लोमिलास्ट है। रोफ्लोमिलास्ट बेसिकली आपको मैंने वो भी बताई है, फास्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP बढ़ती है, और साइक्लिक AMP बढ़ने की वजह से आपकी ब्रोंको डायलेशन हो जाती है, और दूसरे एयरवे की इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज कर देती है, और इसको हम COPD में भी इस्तेमाल करें ताकि उसका एक्जर्बेशन है उसको कम कर सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एंटी इंटरल्यूकन 5 मोनोक्लोनल थेरेपी। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंटरल्यूकन 5 का फंक्शन क्या होता है। ये हमारे पास क्या है आपके T सेल्स हैं, T सेल्स आपको पता है उसमें अंदर CD4 होता है। CD4 क्या करता है, T हेल्पर सेल 2 बनाता है, जिसकी वजह से इंटरल्यूकन 5 रिलीज होता है। इंटरल्यूकन 5 क्या करता है आपके बेसिकली आपके एसिनोफिल्स की पॉलीफरेशन और उसकी डिफ्रेंशिएशन करवा देता है। और आपको पता है एसिनोफिल बेसिकली क्या करवाते हैं, एलर्जी करवा रहे होते हैं। तो बेसिकली ये देखें एंटी इंटरल्यूकन जो 5 है मोनोक्लोनल थेरेपी, ये बेसिकली इंटरल्यूकन 5 को इनहिबिट कर देती है। जब इसको इनहिबिट करेंगे जिसकी वजह से आपके जो एसिनोफिल्स हैं उसकी डिफरेंशिएशन, पॉलीफरेशन, मैचुरेशन और एक्टिवेशन नहीं होती है, ठीक है, जो इंटरल्यूकन 5 की वजह से हो रही होती है, उसको ये ब्लॉक कर देती है। और इसका हम मेंटेनेंस थेरेपी में यूज़ करते हैं। किसकी मेंटेनेंस थेरेपी में, ऐसा अस्थमा जो एसिनोफिल्स की वजह से, स्वीयर एसिनोफिल्स की वजह से हो रहा हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है मिपोलिजुमैब और रेस्लीजुमैब। ये बेसिकली आपको यहाँ पे लिखा हुआ इंटरल्यूकन 5 के अगेंस्ट होती है, इसको इनहिबिट करती है। दूसरा इंटरल्यूकन 5 का जो रिसेप्टर है उसको इनहिबिटर, कौन सी उसका इनहिबिटर होती है ड्रग्स, इंटरल्यूकन 5 का रिसेप्टर अल्फा होता है, उसको ब्लॉक करती है बेनरेलिजुमैब। क्योंकि पता है इंटरल्यूकन 5 है उसका जो अल्फा रिसेप्टर है उसको इनहिबिट कौन कर देती है, बेनरेलिजुमैब।